बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान की मौजूदगी में पार्टी प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद सीएम शिवराज ने जनसभा को संबोधित किया। चंद्र सिंह को जिताने की मार्मिक अपील कर माहौल गरमा दिया। गांधी सागर से पानी आए, इसके लिए हमने योजना बनाई। 2 टनल बन रही है, उनका पानी रेवा में आएगा और रेवा से फिर भानपुरा और गरोठ के अलग अलग गांव में 1 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। काम जैसा कि आप लोग जानते प्रारंभ हो चुका है। सुनिए आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये बात। मंदसौर के गरोठ विधानसभा के उपचुनाव में आम सभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री। उन्होंने जनता को इमोशनल करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी जनता को उनके पूर्व विधायक के सपनों का हवाला दिया, तो कभी किसानों की सिंचाई का मुद्दा उठाकर दिल जीतने की कोशिश। कई मर्तबा शिवराज सिंह ने अपने चिर परिचित अंदाज में जनता से हाथ उठवाकर बीजेपी को जिताने की अपील भी की। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबकी सहमति से चंद्र सिंह जी को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है और हमारे पास उपचुनाव में जो मुद्दा है वो विकास ही है। और विकास में भी सबसे प्रमुख बात हम मानते हैं कि ये क्षेत्र बड़ी तेजी से हॉर्टिकल्चर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ कुछ मत करो, बस पानी दे दो, तो बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। प्रदेश संगठन महामंत्री अरविंद मेनन और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार भी मौजूद थे। नंद कुमार ने कहा कि इलाके के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। कांग्रेस विश्वास खो चुकी है जनता का और जनता कभी अब कांग्रेस पे भरोसा नहीं करेंगे। गरोठ का महामुकाबला जारी है। इस महासमर में किसकी जीत होती है और किसकी हार, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि इस सीट पर कोई भी उम्मीदवार 2 बार लगातार नहीं जीता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। इस खबर पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नितेन शर्मा जी। साथ ही हमारे साथ मंदसौर से जुड़ रहे हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर अरविंद जैन। सबसे पहले हम अरविंद के पास चलते हैं। अरविंद जी, आज शिवराज सिंह चौहान और नंद कुमार सिंह चौहान ने वहां पर चंद्र सिंह का फॉर्म भरवाया है, क्या माहौल है? जी राकेश जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसा जो लहर है उस हिसाब से मेरे जो आंकड़ा जो मैं जब वहां पर पहुंचा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कवरेज करने के लिए, जिस तरह का माहौल मुझे वहां देखने को मिला है। चंद्र सिंह सिसोदिया एक जमीनी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी जो राजनीति का जो माहौल वहां पर पैदा किया है, काफी अच्छा माहौल उनका वहां पर नजर हमको देखने को मिला है। लेकिन एक बात सामने देखने में आ रही है राकेश जी की, वो जो वहाँ उस क्षेत्र का जो मामला है वो जमीनी कार्यकर्ता से जुड़े हैं चंद्र सिंह जी, और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से वहाँ पर आज आखिर अरविंद जी मुद्दे क्या हैं? ये मुद्दे वहाँ कर जो अगर मुद्दे को अगर देखा जाए राकेश जी, तो मुद्दे जो देखने में सामने जो आ रहे हैं वहाँ कोई बड़े बाहरी मुद्दे नहीं है। वो जो क्षेत्र है वहाँ पर पारिवारिक प्लस दूसरा जो माहौल है वहाँ पर जातिवाद को लेकर एक यहाँ पर चुनाव संपन्न कराया जाएगा। जिस तरह से चंद्र सिंह सिसोदिया को यहाँ पर टिकट दिया गया है, उम्मीदवार घोषित किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको अगर दूसरे रूप में अगर देखा जाए तो वो संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता नहीं है, वो जमीनी कार्यकर्ता है। अब ऐसे में अरविंद जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिदायतुल्लाह जी जुड़ गए जो इस वक्त गरोठ में है। हिदायत जी, क्या देखते हैं भाजपा के लिए संभावनाएं क्या है? क्योंकि अगर पिछले 4 चुनाव का इतिहास देखें तो एक उम्मीदवार लगातार 2 चुनाव नहीं जीता है। नहीं, निश्चित रूप से यहाँ पर जीत आज भाजपा की होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आज पहुंचे थे, उनकी सभा के अंदर इतने अल्प समय पर 15,000 से अधिक लोग आज इकट्ठे थे। मुख्यमंत्री जब फॉर्म भरा के लौटे, और मैंने आज पूरे नगर में भी रहा, एक ही चीज और एक ही बात आती है, उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक और फिर से शिवराज सिंह जी चाहिए। चलिए हिदायत जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ स्टूडियो में नितेन शर्मा जी हैं। नितेन जी, आमतौर पर उपचुनाव में जो बात शिवराज कहते हैं कि एक वोट से 2 लोगों को आप चुनाव जिताएंगे, एक मुख्यमंत्री को और एक विधायक को, ये बात उन्होंने वहां भी कही है। लेकिन जो इतिहास है उस सीट का, और जो कम से कम टिकट वितरण में जिस तरह से संघ के जो पैरवी थी उसको नजरअंदाज किया है, क्या संभावनाएं हैं इस चुनाव में बीजेपी के लिए? राकेश जी, कोई भी उपचुनाव होता है तो जो भी सत्तारूढ़ दल होता है वो 50% किसी भी विपक्षी दल से आगे होता है। सरकार उसके साथ होती है, मशीनरी भी होती है, लोगों को भी ये लगता है कि जो सरकार से जुड़ी हुई पार्टी है उसको जो है वो जिताएं।
लेकिन इस चुनाव में भाजपा के सामने बड़ी परेशानी कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के अपने हो गए हैं। संघ देवीलाल धाकड़ को टिकट न देने से नाराज है, पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा राजेश चौधरी को टिकट न देने से नाराज हैं, और साथ ही जो दिवंगत विधायक राजेश यादव हैं उनका परिवार भी अभी तक भाजपा के साथ नहीं है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उनके किसी परिजन को टिकट मिले। भाजपा ने संघ से ऊपर अपने द्वारा कराए गए चुनावी सर्वे के आधार पर टिकट दिया है। को टिकट दिया है। नितिन जी, हम आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। अब जरा आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की ओर से कौन कौन से वो नेता हैं जो स्टार प्रचारक के तौर पर जिनको गरोठ में बुलाया गया है इस महामुकाबले के लिए। बीजेपी से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का नाम आया है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी नाम इस स्टार सूचकों की सूची में नाम में शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो है ही, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज जो विदिशा से सांसद हैं वो भी हैं। मध्य प्रदेश का जो मोदी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं, थावरचंद गहलोत हैं, स्मृति ईरानी का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में है। और तो और प्रभात झा जो लंबे समय से संगठन की गतिविधियों से दूर हैं उनका नाम भी इसमें जोड़ा गया है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल भी हैं। मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे भी इस सूची में शामिल हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से अगर हम देखेंगे तो उन्होंने प्रदेश के नेताओं को इस सूची में ज्यादा तवज्जो दी है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव हो या पूर्व सीएम पूर्व मुख्यमंत्री जो दिग्विजय सिंह है, जिनके जो प्रत्याशी हैं जिनसे उनकी निकटता जग जाहिर है, केंद्रीय मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ हैं, सत्यदेव कटारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं मोहन प्रकाश हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कांग्रेस की सूची में शामिल है। सवाल हमारा यह है नितिन जी, स्टार प्रचारकों की सूची में अगर अमित शाह और वसुंधरा राजे जो राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं उनके नाम सिर्फ जोड़ना एक माहौल बनाने के लिए है या वाकई में इनकी जरूरत आन पड़ी है? नहीं राकेश जी, इसमें दो चीजें हैं। इन लोगों का नाम इसलिए भी जोड़ा जाता है, और मुझे तो हंसी भी आ रही है कि नरेंद्र मोदी का नाम भी भाजपा को जोड़ देना चाहिए था जब इतने नाम जोड़े थे तो। लेकिन वसुंधरा राजे को हो सकता है अगर आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये राजस्थान से सटा हुआ जगह है और जातिगत समीकरण भी इस तरह के हैं, वहां पर पिछड़ा वर्ग है जो वसुंधरा राजे सिंधिया की जो जाति है वहां के लोग भी हैं, तो हो सकता है वसुंधरा राजे की एक सभा कराने का भाजपा का अंतिम समय में प्लान हो, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सुभाष सुजातिया वो पहले मंत्री रह चुके हैं, उस क्षेत्र से कई बार विधायक रह चुके हैं और वहां के कांग्रेस के सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं। तो हो सकता है भाजपा के मन में ये हो कि अगर ये अंतिम समय में मुकाबला कड़ा होता है तो वसुंधरा राजे की कोई सभा कराई जाए। नितिन जी, कांग्रेस के लिए ये मौका है? कांग्रेस के लिए निश्चित ही एक बड़ा मौका है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी अभी मध्य प्रदेश आए थे और कांग्रेस में एक जान फूंकने का काम वो कर गए हैं या कांग्रेस में जान नहीं फूंक पाई, उसकी एक अगली परीक्षा हो सकती है कि यदि कांग्रेस के सारे नेता यहां पर एक साथ दिखाई देते हैं, एक साथ काम करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का गरोठ में कोई ऐसा नेगेटिव वो नहीं है। दूसरा 1.5 साल का जो पीरियड निकला राजेश यादव का, वो गरोठ विधानसभा के लिए बहुत अच्छा नहीं निकला, तो उसका भी फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। और दूसरी बात आपने मुद्दा उठाई है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, टिकट की दावेदारी को लेकर के संघ को भी खुश नहीं रखा जा सका है, लेकिन फिर भी जो बीजेपी का प्रबंधन है उपचुनाव में अगर बहुरी बंद को छोड़ दिया जाए तो बहुरी बंद को लेकर के क्या बीजेपी क्या सीख लेगी? राकेश जी, बहुरी बंद में अति प्रचार भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण बना था। सारे बड़े बड़े नेता, परिवारवाद भी था वहां, मंत्रियों को कैंप करा दिया गया, परिवारवाद था, कार्यकर्ता निश्चित रूप से गायब थे, और सबसे बड़ा कारण जो मैंने आपको गरोठ के लिए बताया, संघ वहां भी खुश नहीं था। चलिए, लेकिन गरोठ में अगर शिवराज का जादू जो हर जगह जहां पे मध्य प्रदेश में अभी तक देखने को मिला है, क्या सोचते हैं स्टार प्रचारकों की सूची अपनी जगह है, शिवराज का जादू जो लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, गरोठ में उसका क्या असर देखने को मिलेगा? कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी महू पहुंचे थे और एक कांग्रेस में जोश देखने को मिला था। राकेश जी, निश्चित ही इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में चाहे वो कोई सा भी दल हो, शिवराज सिंह सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो गरोठ विधानसभा क्षेत्र हो या कोई और विधानसभा क्षेत्र हो, भाजपा यदि जीती तो वो किसी चंद्र सिंह सिसोदिया के कारण नहीं जीतेगी, वो केवल और केवल शिवराज सिंह चौहान के कारण मतलब शिवराज निश्चित तौर पर उनके जमीनी नेता हैं, अरविंद मेनन जैसे संगठन के शिल्पी हैं, नंद कुमार सिंह चौहान है, बाकी सभी नेता हैं, और प्रबंधन में तो बीजेपी माहिर रही। अरविंद जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हिदायतुल्लाह जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी भी इस सीट के मिजाज से वाकिफ है, इसलिए शायद स्टार प्रचारकों की लंबी फहरिस्त में उसने अमित शाह को नाम शामिल किया है। तो सवाल उठना लाजमी है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उपचुनाव में कूदेंगे, वो भी उस मध्य प्रदेश में जहां शिवराज का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता रहा है।
बात कांग्रेस की होगी तो उसके हौसले बुलंद नजर आना जरूरी है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। अलबत्ता अरुण यादव के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर क्यों चल रहा है सियासी पारा। अरे वादा यार, अभी हमारी फसल कटी भी नहीं और तुम शहर जाकर बेच भी आए। मेरी तरह मध्य प्रदेश के लाखों किसान अपना रहे हैं इस खेती को। कैसी खेती? भैया ये है जैविक खेती, जिसके लिए हमारी सरकार ने जैविक खेती नीति बनाकर प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत 28 घटकों को शामिल किया गया है और एक जैविक परिषद का गठन भी किया गया है। खेती के लिए बरसात के पानी पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए बलराम ताल योजना को और मजबूत बनाया गया है। तो भैया अब हमें करना क्या है, लगे हाथ ये भी बता दो। अब तक हम जो पारंपरिक खेती करते हुए आ रहे थे, इनके साथ साथ हमें उन फसलों की खेती करना है जिससे हमारी ज्यादा से ज्यादा आय बढ़े। खेती अब जीवन यापन का साधन नहीं बल्कि धन कमाने का जरिया बन गई है मध्य प्रदेश में। और हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प भी यही है कि खेती बने लाभ का धंधा। बस हमें तो सूझबूझ से खेती करनी है। मतलब? जैसे मिट्टी की जांच करवा कर यह तय करें कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल बोनी है। उसमें खाद रासायनिक नहीं, जैविक हो, संशोधित और उत्तम बीजों का इस्तेमाल करें। इसके लिए हमारे सरकारी फार्म बने हुए हैं। हमारी सरकार बीज, खाद और उपकरणों के लिए अनुदान तो देती ही है और तकनीकी ज्ञान के साथ साथ फसलों के रख रखाव और उचित मूल्य पर खरीदने की जिम्मेदारी भी लेती है। खेती में क्रांति आ गई है, क्रांति। इसे कहते हैं जैविक क्रांति। हमारा मध्य प्रदेश हरा भरा प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरोठ में चुनावी सभा में जनता पर एक बार फिर खूब डोरे डाले, यानी आने वाले दिनों में यहाँ का सियासी पारा चढ़ेगा। नतीजा क्या होगा ये वक्त की मुट्ठी में है। लेकिन उधर छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्म हो गई है। वजह राहुल गांधी का दौरा है, जो 2 दिन के दौरे के दौरान रायगढ़, कोरबा, जसपुर, सूरजपुर और जांजगीर जाएंगे। जूठ न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। छत्तीसगढ़ में न तो कोई विधानसभा चुनाव है, न ही कोई उपचुनाव। फिर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के तेवर ऐसे हैं जैसे आमना सामना हुआ तो गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही हैं। 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं राहुल गांधी। जांजगीर के साराडीह से गबरा तक करीब 12 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और चौपाल लगाकर पीड़ित किसानों से बातचीत भी करेंगे। कई गांवों के हाथी प्रभावित लोगों से हालचाल जानने के बाद राहुल गांधी उसी दिन सरगुजा और सूरजपुर जिले के बीच में स्थित मदनपुर गांव जाएंगे और वहां कोयला खदान के चलते विस्थापित हुए लोगों का हाल जानेंगे। इस वक्त राहुल गांधी के दौरे से बीजेपी उन पर सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चुटकी ली, बोले फुर्सत में है राहुल, इसलिए घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रोटी नहीं खाएगा, दाल भात खवाना चाहिए। तो 1 रुपया किलो चावल खवाएं और नमक खवाएं तो अच्छा है। दाल भात यहाँ रोटी खवैया थोड़े छत्तीसगढ़िया। दाल भात बढ़िया बना के गोंदली के साथ गर्मी के मौसम में झांझ नहीं लगी, लू नहीं लगी तो अच्छा है ना भाई। छत्तीसगढ़िया सब खाना चाहिए। ठीक है, राजनीति में चलता है, उसको भी कुछ न कुछ काम करना है। 5 साल क्या करेंगे भाई, खाली बैठ के घर में दिल्ली में थोड़ी रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ आए, यूपी जाए, बिहार जाए, ये तो चलता रहेगा राजनीति में, कोई दिक्कत नहीं।
सीएम रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस आग बबूला हो गई, सो नसीहत दे डाली। अपने काम पर ध्यान दे मुख्यमंत्री तो जनता का भी भला होगा। राहुल गांधी जी के खान पान की चिंता करने के बजाय यदि रमन सिंह जी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी यहाँ के किसान और यहाँ का पीडीएस सिस्टम और नान घोटाले में ध्यान दे तो लोगों तक कम से कम चावल और भात और बासी की व्यवस्था रमन सिंह जी कर पाएंगे। सियासत गर्म है अभी से, जब राहुल गांधी आए भी नहीं। राहुल के दौरे के बाद सियासत में क्या उबाल आता है, देखना होगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र सिंह के साथ सत्य प्रकाश। नितिन जी, मध्य प्रदेश भी राहुल गांधी आए थे, मऊ पहुंचे थे, दलितों को साधने की कोशिश की थी, एक नया मैसेज दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ का दौरा उनका क्या मायने रखता है? रमन सिंह ने अपनी पूरी बातचीत में एक लाइन सही कही कि राहुल गांधी क्या करेंगे। 5 साल का समय है, विपक्ष में बैठना है, तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं सही मायने में उनको वही करना चाहिए और यही उनका करना कल भाजपा के लिए, जो आज लोग हंस रहे हैं उनके इन दौरों पर, कल बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की सभा में 50,000 लोगों का इकट्ठा होना और उसके बाद अब 2 दिन का छत्तीसगढ़ का दौरा, जहां वो 12 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। निश्चित ही राकेश जी, राहुल गांधी अब सही दिशा में बढ़ रहे हैं। नितिन जी, हम थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र, रमन सिंह ने जिस तरह से व्यंग और कटाक्ष का सहारा लिया, क्या वाकई में राहुल गांधी को बहुत हल्के में ले रहे हैं? हल्के में ले रहे हैं, लेकिन हल्का करने की कोशिश जरूर हो रही है। जिस तरह से रामसेवक पैकरा ने से कुछ देर पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने बयान दिया कि राहुल गांधी के आने से कोई काया पलट नहीं हो जाएगा, कोई कांग्रेस में ऐसा कोई नया बदलाव नहीं आ जाएगा। उस तरह रमन सिंह ने भी इस तमाम चीजों को लेकर इस तरह से कोशिश ये की है कि पूरे माहौल को हल्का बनाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी के दौरे को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। कांग्रेस कल से वहां पर डेरा डालकर रखी है, अजीत जोगी वहां पर मौजूद रहेंगे, तो पूरा जो कांग्रेस एक तरह से वहां पर ग्रुप बनाकर और सांगठनिक रूप से मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही है। हमें लगता है कि रमन सरकार की कोशिश यही है कि हर मंत्री राहुल गांधी पर निशाना साधे, हर कोई जो है राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन पर कटाक्ष करे, शायद तभी ये दौरा जो है। ये तो बात हुई सत्येंद्र जी रमन सिंह और उनके मंत्रियों की, लेकिन कांग्रेस में क्या वाकई में सब कुछ ठीक ठाक है? आपने कहा कि अजीत जोगी वहां पहुंच चुके हैं। अजीत जोगी अक्सर दिल्ली जाया करते थे, अक्सर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जब करते हैं तो पलटवार करते थे, तो क्या राहुल गांधी जो कांग्रेस की अपनी समस्या है इस पर भी ध्यान रख रहे हैं? कोई एक्सरसाइज हुई होगी? देखिए, अपनी टपली अपनी राह कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुरानी आदत, और जब भी ऐसे माहौल होते हैं और जब भी ऐसा मौका आता है तो कांग्रेस में गुटबाजी, भले वो एकजुटता दिखाने की कोशिश करें, लेकिन वो फिर वो विखंडन वाली जो राजनीति है और आपसी गुटबाजी जो है वो चरम पर पहुंच जाती है। दुर्भाग्य इस बात का है कि राहुल गांधी जैसे महत्वपूर्ण नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और कल वहां पर 2 अलग अलग दिग्गज नेता अपने तरफ से राहुल गांधी के आने की तैयारी कर रहे हैं। अजीत जोगी ने वहां पर बकायदा कल से वहां पर कैंप करने जा रहे हैं, जिसकी सूचना संगठन को नहीं है। मतलब भूपेश बघेल भी वहां पर अलग तरीके से तैयारी करेंगे, अजीत जोगी भी वहां पर अलग तरीके से तैयारी करेंगे, चरणदास मान का खीमा अलग से पहले से ही तैयारी में जुटा हुआ है। मतलब जिस बात का डर था कि कांग्रेस में गुटबाजी साफ देखी जा सकती है और राहुल गांधी भी कल उसको देखेंगे। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा सत्येंद्र आपको। नितिन, क्या देखते हैं जब मोदी सरकार अच्छे दिन को लेकर के अपना दावा कर रही है, जश्न मना रही है, राहुल गांधी राज्यों में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत छाप छोड़ रहे हैं और मोदी को ये कहना पड़ा कि बुरे दिन चले गए और कुछ लोगों के बुरे दिन आए हैं। राहुल गांधी जिस लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुकाबले कमबैक किया है, अब क्या संभावनाएं देखते हैं, वो भी गुटबाजी होने के बावजूद? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार अच्छा कर रही है। जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी यदि मध्य प्रदेश की तुलना छत्तीसगढ़ से की जाए तो कांग्रेस बहुत कम सीटों से हारी थी। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले यदि छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी का ये दौरा सफल हो जाता है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कई लोग हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश है, तो ऐसी स्थिति में दूसरी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को लेकर भाजपा कितना भी लाइट अपने आप को दिखा रही हो, लेकिन दिल्ली से भाजपा के बड़े नेताओं ने जिस भी राज्य में राहुल गांधी जा रहे हैं स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राहुल गांधी के पूरे दौरे पर निगाह रखी जाए, एक एक चीज पर निगाह रखी जाए और उसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाए। तो आप समझ सकते हैं भाजपा गंभीर है इसको लेकर। एक बार हम सत्येंद्र के पास फिर जाना चाहेंगे। सत्येंद्र, वो कौन से मुद्दे हैं जो रमन सरकार की परेशानी बढ़ा सकते हैं और राहुल गांधी उनको हवा दे सकते हैं?
कि रमन सिंह के कमजोर नब्ज पर ही हाथ डालने की कोशिश की गई है। विस्थापितों का मुद्दा जिस तरह से भू अधिग्रहण को लेकर लगातार राज्य सरकार घेरती नजर रही है और खासकर के जिस एरिया कोरबा का हम जिस तरह से बात कर रहे हैं और जांजगीर चांपा वो इंडस्ट्रियल बेल्ट है और वहां पर कई सारे उद्योगों को जमीन दे दी गई, जमीन तो दे दी गई लेकिन फिर उद्योग नहीं लग पाए। जांजगीर चांपा में हाल के दिनों में अगर हमको मेरे आंकड़े अगर सही हैं तो 54 MOU पावर सेक्टर के लिए किए गए थे, जिनमें से बमुश्किल एक हिस्से में ही पावर आ पाई और पावर सेक्टर लग पाया। बाकी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों ने जमीन ले ली और उस जमीन पर एक भी अंश में उद्योग नहीं लगाया। ये विकास पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बस छोटा सा जवाब चाहूंगा, पिछले दिनों नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, आधारशिला रखी थी, वहां पर ग्रामीणों का कुछ विरोध भी देखने को मिला था। अब हालात क्या है? क्या राहुल गांधी उस दुखती नब्ज पर भी हाथ रख सकते हैं? निश्चित रूप से वही है समस्या। वहां पर भी भू विस्थापितों से ही वो मिलेंगे जो हाथी की समस्या से जूझ रहे हैं, जो जमीन विस्थापन की समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार की तरफ से जो दावे किए गए मुआवजे की राशि, उस मुआवजे की राशि में जिस तरह से विविधताएं देखी गई, कुछ लोगों को ज्यादा पैसे दे दिए गए। चलिए सत्येंद्र जी, समय बहुत कम है। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ का रुख किया है, जहां नक्सली हमले रमन सिंह ही नहीं मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। तो विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस को उसकी अपनी ही पार्टी के नेता कमजोर कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल किन मुद्दों को हवा देते हैं और उनकी प्राथमिकता बीजेपी को घेरना है या फिर अपनी कांग्रेस को मजबूत करना। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे तिरंगे ने किसकी और क्यों नींद उड़ाई। टैगलाइन है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज़ एक्सप्रेस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 27 मई को कितनी शान से फहराया गया था देश का दूसरा सबसे बड़ा तिरंगा। मगर आलम देखिए, वल्लभ भवन के ठीक सामने लगाया गया ये तिरंगा 12 दिन में करीब 7 बार फट चुका है। कितने शान से सीना चौड़ा हो गया था हम सबका जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था। सभी के सिर फक्र से ऊंचे हो गए थे जब बाघा बॉर्डर की तर्ज पर बीटिंग रिट्रीट हुई थी और तय किया गया था कि हर शनिवार ऐसा ही नजारा होगा। तिरंगे की सुरक्षा के लिए गार्ड भी तैनात कर दिया गया, मगर अफसोस 12 दिन में 7 बार ये तिरंगा फट चुका है, जबकि उम्मीद थी कि झंडा करीब 4 महीने तक चलेगा। एक दिन ही नहीं हुआ था तिरंगा फहराए हुए और झंडा फट गया, जिसे सिलवाने के लिए प्लेन से मुंबई भेजा गया और उसकी जगह दूसरा झंडा फहराया गया। अगले दिन वो भी फट गया तो उसे भी फिर मुंबई भेजा गया। कंपनी भी परेशान है, अफसर हैरान है, आखिर हो क्या रहा है। बेचारे दिल्ली मुंबई के चक्कर लगा रहे हैं। परेशानी से निजात पाने के लिए सरकार की अपनी दलील है कि पहाड़ी पर लगा है ये तिरंगा तो हवा भी तेज होती है। पहाड़ पर है ये वल्लभ भवन, पूर्व से ही ऊंचाई पर स्थापित है। दिल्ली कटोरी की तरह बीच में है, चारों तरफ इमारतें हैं, तो ये ऊंचाई पर ज्यादा आ गया। पहाड़ के ऊपर लगा हुआ है तो शायद हवाओं का प्रेशर वो झंडा झेल नहीं पा रहा है,
ऐसा मैं निजी रूप से महसूस करता हूँ और इसलिए हमने उसको बम्बई भेजा है कि इसमें क्या कर सकते हैं। जोर से जब वो फड़फड़ाता है तो सिलाई उधड़ जाती है उसकी, सिलाई क्यों उधड़ रही है इसके लिए देखने के लिए भेजा। तिरंगे के फहराए जाने से खुश तो कांग्रेस भी थी, सीना तो उसका भी तना हुआ था, मगर बात सियासत की थी तो सरकार को घेरना ही था। सवाल पूछा गया, उसके पहले ही बोल दिया, फिजूल खर्ची हो रही है। अब हमारा तिरंगा जितना आजादी के आंदोलन में अपमानित नहीं हुआ, उतना मध्य प्रदेश सरकार में अब अपमानित हो रहा है। इस 70 लाख 75 लाख 65 लाख रुपए खर्चा करने के बावजूद भी वह तिरंगा, जबकि अभी आंधी चली नहीं रही, अभी उतनी हवाएं नहीं चल रही, उसके बावजूद और फट रहा है। पोल समेत 1 करोड़ की लागत से बनाया गया था ये तिरंगा, मगर एक दिन भी नहीं चल पाया। हालांकि इस मुश्किल से निपटने के लिए सुझाव भी है। एक तो ये झंडे के वजन को बढ़ा दिया जाए या फिर हल्का कर दिया जाए, लेकिन सवाल तो जस का तस ही रहेगा, क्योंकि भारी झंडा फहराएगा नहीं और हल्का फटेगा जल्दी। तो मुश्किल में है वो कंपनी जिसने झंडा बनाया था। अब जल्द ही हल भी ढूंढ लिया जाएगा, क्योंकि बात मुल्क की शान तिरंगे की है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल सिंह कुशवाहा। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल सिंह कुशवाहा। अनिल जी, जो पंडित नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि पहाड़ पर ज्यादा ऊंचाई पर पहले से ही उसको स्थापित किया गया, या फिर वो जो कपड़े की क्वालिटी को लेकर के ये चीजें मौसम नहीं झेल पा रही है? देखिए राकेश जी, ना यहाँ पहाड़ी का सवाल है, ना यहाँ कपड़े का सवाल है। कहीं न कहीं सरकार के उन अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। जब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, लाखों का प्रोजेक्ट है ये, उस समय क्यों नहीं सरकार के अधिकारियों ने इसका वेरिफिकेशन किया कि जो 15 जगह और झंडे लगे हैं वहाँ स्थितियां क्या हैं। तो बॉम्बे में जो झंडा लगा हुआ है मुंबई में, यहाँ झंडा बार बार फटता है, इसलिए 32 झंडे का एक विकल्प सामने रखा गया है। एक झंडा फटता है तो दूसरा झंडा लगा दिया जाता है, तो इस तरह 32 झंडे रिजर्व में रखे गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 2 झंडे हैं। तो जब ये झंडा मंगलवार को दोपहर 2 बजे चढ़ाया गया तो शाम को 6 बजे ही फट गया। तो कुल मिला के 12 दिन में 7 बार ये झंडा फटा है। निश्चित तौर पर थोड़ा रोकना चाहूंगा नितिन शर्मा जी स्टूडियो में। नितिन जी, अंदर की बात क्या है? जिम्मेदारी किसकी तय होती? जिस कंपनी को ये काम दिया गया है, कहीं लापरवाही है या फिर वाकई में कहीं ना कहीं अचानक ये स्थिति बन रही है? राकेश जी, इसमें अधिकारियों की लापरवाही है। उनको झंडा लगाने से पहले निरीक्षण करना चाहिए था कि इस जगह पर झंडा लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, बड़ा तिरंगा या छोटा तिरंगा क्या हमारे देश प्रेम का प्रतीक है कि हम अगर बहुत बड़ा तिरंगा लगाएंगे तो हम देश प्रेमी, अगर छोटा तिरंगा होगा तो हम देश प्रेमी नहीं कहलाएंगे? जब ये तिरंगा लगने वाला था और इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था तो यही कह के कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था बजाज कंपनी को कि ये देश का सबसे बड़ा तिरंगा होगा। उसी बीच में बजाज कंपनी का प्रोजेक्ट फरीदाबाद में स्वीकृत हो गया, उन्होंने वहां पर 10 फीट बढ़ा के दिया और ये देश का दूसरा बड़ा तिरंगा हो गया। कंपनी के साथ अनुबंध भी सही तरीके से नहीं हो पाया और मध्य प्रदेश पिछड़ गया। मध्य प्रदेश का तिरंगा देश का 10वें नंबर का तिरंगा हो जाएगा। आप कुछ दिन इंतजार करिए, क्योंकि उस कंपनी ने ये प्रस्ताव पूरे सब राज्यों में दे रखे हैं और सब जगह 10 मीटर बढ़ा के वो तिरंगा लगा देते हैं। फ्लैग कॉर्पोरेशन मुंबई से उस कंपनी का अनुबंध है जो ये झंडा बनाता है। स्वाभाविक रूप से ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो फ्लैग लगाया गया उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत छोटे में हम अनिल जी आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। आपने कहा 32 तिरंगे रिजर्व रखे गए हैं, कहीं ये ऐसी घटना बार बार सामने ना आए, इसको लेकर के प्रशासन और शासन गंभीर है क्या? नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मीडिया ट्रायल्स अब शुरू हुआ है, मीडिया में जो बातें सामने आ रही हैं, तो अब सरकार भी चिंतित है। खुद मंत्री नरोत्तम मिश्रा चिंतित हैं, अधिकारी चिंतित हैं। कभी मुंबई फ्लाइट से झंडा भेजा जा रहा है, कभी दिल्ली के चक्कर लगाया जा रहा है। चलिए अनिल जी, समय बहुत सीमित है, हम माफी चाहेंगे आपसे। अनिल कुशवाहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन शर्मा जी, आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे वजह कुछ भी हो, संदेश अच्छा नहीं जा रहा है, चाहे फिर वो अफसर ही क्यों ना हो परेशान। कंपनी की दूरदर्शिता और प्रबंधन पर जरूर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। और यदि जाने अनजाने ही सही ऐसा कुछ बार बार होता है तो फिर इस समस्या का समाधान जरूरी है। एक्सप्रेस एजेंडा में आज इतना ही, कल फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस गीत के साथ जो फिल्म तिरंगा से ही लिया गया है और तिरंगे की शान को बता रहा है। तिरंगा है ये